नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे में। और आज हम नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और हम अपने साथ आज लेकर आए हैं संचित गर्ग जी को, जो सीईओ एंड को फाउंडर हैं जीएलसी वेल्थ एडवाइजर के। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक के मुताबिक अगर आपके पास कोई ऐसी अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट पड़ी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, चाहे आप उसे अनक्लेम्ड कह लें, चाहे फॉरगॉटन कह लें, चाहे आप उसे लॉस्ट कह लें, ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होती है जिनके बारे में आपको पता नहीं होता। हाल ही में आरबीआई ने भी बैंक्स में कुछ ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में बताया था जो बैंक में पड़े हुए हैं लेकिन लोगों ने उन पर कोई क्लेम नहीं किया है। तो ऐसे ही कुछ शेयर्स और डिविडेंड्स भी होते हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू मोहिनी फॉर हैविंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड टॉकिंग ऑन दिस पर्टिनेंट टॉपिक अनक्लेम्ड शेयर्स एंड डिविडेंड्स एज वेल एज बाकी काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें लोगों का पैसा बहुत फंसा हुआ है। जी, तो सर सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि एक्चुअली ये जो अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ये होती क्या हैं? फर्स्ट क्वेश्चन उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि ये क्या होती हैं। जी, आज के ज़माने में अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैट अकाउंट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब कुछ होता है विच मेक्स द प्रोसेस मच सिंपलर कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। बट 25, 30, 40 साल पहले क्या होता था, जब आपको इन्वेस्ट करना होता था तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स आपको मिला करते थे और कंपनीज डिविडेंड्स भेजती थी आपके रजिस्टर्ड एड्रेसेस पे उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सो हुआ क्या है कि पिछले इतने सालों में लोगों ने अपने एड्रेसेस चेंज किए हैं बिकॉज ऑफ जॉब्स या कोई भी और रीज़न हो सकता है। कुछ लोग इंडिया से बाहर सेटल हो गए हैं, कुछ इन्वेस्टर्स की डेथ हो गई है, उन्होंने अपने बच्चों को उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताई। काफ़ी सारी फैमिलीज़ को पता ही नहीं है कि उनकी एंसेस्ट्रल इन्वेस्टमेंट्स कुछ ऐसी हैं जो शेयर मार्केट में लगी हुई हैं। उनके फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ने इन्वेस्टमेंट की और आज के दिन उन लोगों को उन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं है नॉलेज। तो बिकॉज ये पूरा सिस्टम फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स में चलता था तो वो कई फैमिलीज़ के पास वो डॉक्यूमेंट्स भी खो चुके हैं, उसकी आज के दिन कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो होता क्या है कि जब ये इन्वेस्टमेंट्स कुछ सालों तक अनक्लेम्ड रहती है या फिर इसके डिविडेंड्स आप क्लेम नहीं करते तो गवर्नमेंट ये मानती है कि ये अनक्लेम्ड शेयर्स और अनक्लेम्ड डिविडेंड्स माने जाते हैं और 7 साल तक अगर आपने डिविडेंड्स क्लेम नहीं किए तो वो शेयर्स और डिविडेंड्स, गवर्नमेंट का एक फंड बनाया हुआ है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड IEPF, उसमें ये इन्वेस्टमेंट चली जाती हैं। तो इसको इसलिए अनक्लेम्ड शेयर्स और अनक्लेम्ड डिविडेंड्स कहा जाता है। ओके, तो सर मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो अरबपति बन चुके हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो अरबपति बन चुके हैं। हाँ, ऐसे काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स जब की थी शायद उन्होंने 1000 या लाखों में की होगी, आज के दिन वो मल्टीपल लैक्स या करोड़ में है। मतलब हम डे टू डे बेसिस पे वी कम अक्रॉस मैनी सिनारियोज जिसके अंदर फैमिलीज़ की मल्टीपल करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स है जिसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी, या नॉलेज थी भी तो उन्होंने कुछ प्रोसेस नहीं किया था और आज के दिन वो सारी इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट के पास अटक गई हैं। अगर हम एस्टिमेट्स की बात करें तो गवर्नमेंट डेटा कहता है कि डिविडेंड्स अराउंड 5700 करोड़ का है जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, और शेयर्स हैं 117 करोड़ शेयर्स हैं जिसकी मार्केट वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं आज के मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास है जो गवर्नमेंट के खातों में पड़ी हुई है। ओके, तो मतलब इतनी बड़ी रकम है तो फिर लोग भी बहुत सारे होंगे ऑफ कोर्स। और जिन लोगों को, चलिए मान लीजिए यहीं से शुरू करते हैं कि मान लीजिए मेरे घर में कोई है कि जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर दी, अब उनकी डेथ हो चुकी है और वो तो अब नहीं रहे, उनको शायद वो पेपर्स नहीं मिले क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में थे, उन्होंने कहीं रख के भूल गए, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, लेकिन बाद में वो पेपर्स मिल गए मुझे। और तो फिर मैं तब उन पेपर्स को कैसे आज के डिजिटल ज़माने में उसको अपने डीमैट में कैसे कन्वर्ट करा सकती हूँ? जैसे कि आपने बताया कि 7 साल के बाद तो आप उसे, वो सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, तो फिर तो आपको वहीं से क्लेम करना पड़ेगा। तो उसका क्या प्रोसेस है पूरा, कि आप अपने उन फिजिकल पेपर्स से लेके आप उस प्रोसेस तक कैसे पहुँचेंगे, आप उनको कैसे क्लेम कर पाएंगे? जी, तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। फॉर अ लेमैन डेफिनेटली ये काफ़ी टेक्निकल प्रोसेस है। इसको अगर हम 2 भाग में डिवाइड करना चाहें, पहला है कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं या मेरे फादर की, ग्रैंडफादर की इन्वेस्टमेंट्स हैं। दूसरा पार्ट है पता चल गया तो उसको करवाएं कैसे। हम पहले पार्ट की अगर बात करें तो सबसे पहला तो आपको काम जो करना है, आपकी पुरानी फाइलों को निकालना है जिसको आपने सालों से छेड़ा नहीं है। उसके अंदर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी कंपनीज़ के शेयर सर्टिफिकेट्स आपकी फैमिली के पास हैं, या अगर आपका वही एड्रेस है जिस एड्रेस पर शेयर्स खरीदे थे तो आपको रेगुलरली कंपनीज से कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आती रही होगी पिछले कुछ सालों से। डिविडेंड वारंट्स हो सकते हैं, कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स भेजती हैं, पोस्टल बैलेट्स भेजती हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स किस किस कंपनी में डिवाइडेड है। तो पहला काम तो है आप अपने रिकॉर्ड्स में से निकालिए, अपने अकाउंटेंट से पूछिए कि हमारी किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स थी।
अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, IEPF की वेबसाइट है, उस पे आप जाकर अपने इन्वेस्टर का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं कि किस किस कंपनी में किसकी क्या इन्वेस्टमेंट्स थी। एक सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया गया है जिससे काफ़ी लोगों को मदद मिलती है, बट प्रैक्टिकली हमें ऐसा फील होता है कि वो पोर्टल अभी भी पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन रह जाती है वो है कि हर कंपनी की वेबसाइट पे कंपनीज़ को मैंडेट दिया गया है कि अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और अनक्लेम्ड शेयर होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट पे डालें। लोग वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ध्यान आता है, हाँ हमने ABC कंपनी में पैसे डाले थे, आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि आज भी आपके कुछ अनक्लेम्ड शेयर्स या अनक्लेम्ड डिविडेंड उस कंपनी में पेंडिंग है या नहीं है। सो ये पहला पार्ट है कि आपको पता कैसे चलेगा। अब आ जाते हैं, पता चल गया, प्रोसेस कैसे कराना है। सो पहला पार्ट है कि आपको सबसे पहले जिस कंपनी के शेयर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करना है, अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले बात करते हैं कि शेयर होल्डर आज के दिन जिंदा है और उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का पता चलता है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स कंपनी को देने हैं, कंपनी उसको वेरीफाई करेगी। उनको जब सेटिस्फैक्शन हो जाएगी कि दिस इज़ द राइट शेयर होल्डर, वो उनको अपना KYC अपडेट कराने के लिए बोलेगी। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, सिग्नेचर्स, ये सब कंपनी के रिकॉर्ड में वेरीफाई कराना है। उसके बाद आपके पास अगर शेयर सर्टिफिकेट्स हैं और वो शेयर सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट के पास नहीं गए हैं तो वो शेयर्स आप डीमैट के लिए अपने ब्रोकर के पास भेज सकते हैं, वो शेयर्स आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट काफ़ी केसेस के अंदर, क्योंकि ये बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं और इंडिया का लॉ ये कहता है अगर आप 7 साल तक डिविडेंड क्लेम नहीं करते तो वो शेयर्स और डिविडेंड्स गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं IEPF में। तो वो प्रोसेस थोड़ा और लेंदी हो जाता है क्योंकि आपको अब गवर्नमेंट से अपना क्लेम करना है। अगर आपके पास कोई शेयर सर्टिफिकेट्स लॉस्ट हैं या मिसप्लेस्ड हैं तो आपको उस केस में डुप्लीकेट शेयर्स का पहले प्रोसेस कराना पड़ेगा। जब ये पूरा प्रोसेस KYC और डुप्लीकेट शेयर्स का कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको अपना गवर्नमेंट के पास क्लेम फाइल करना है। जब वो क्लेम अप्रूव हो जाएगा तो आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली आएंगे, गवर्नमेंट डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में रिलीज़ करेगी। अगर शेयर होल्डर की डेथ हो गई है तो इंडिया के अंदर लॉ ये कहता है कि अगर एक वैल्यू से ऊपर है शेयर्स की वैल्यू तो आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा टू डिटरमिन कि उसका राइट्स किसका है। अगर कोई विल छोड़ के गया है तो प्रोबेट ऑफ विल भी करानी पड़ सकती है या कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद कंपनी के रिकॉर्ड में वो इन्वेस्टमेंट्स डिसीज्ड शेयर होल्डर से जो उनके क्लेमेंट्स हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या लीगल एयर्स हैं, उनके नाम पर ट्रांसफ़र होती है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट ऑर्डर। और उसके बाद आपको वो पूरा प्रोसेस फॉलो करना है KYC अपडेशन का, डुप्लीकेट शेयर्स इशू करवाने का और फिर गवर्नमेंट से क्लेम करने का। तो ये प्रोसेस लेंदी प्रोसेस है। इसके अंदर लोग 1, 2, 3 साल तक भी जूझते रहते हैं और इसी में GLC वेल्थ एडवाइज़र कोशिश करता है कि ऐसी फैमिलीज़ को हेल्प करे उस डॉक्यूमेंटेशन को, उस कंप्लायंस को एक स्ट्रीमलाइंड और एफिशिएंट तरीके में कंप्लीट करने में। सर, जैसे कि आपने कहा कि आपको डुप्लीकेट शेयर्स कराने पड़ेंगे, तो डुप्लीकेट शेयर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब वो कैसे कराने पड़ेंगे और क्या कराना पड़ेगा? डुप्लीकेट शेयर्स बेसिकली होता क्या है कि कंपनीज ओवर द ईयर्स कॉर्पोरेट एक्शंस निकालती है, जैसे बोनस शेयर्स इशू करती है या शेयर्स को स्प्लिट करती है। तो आपको ये देखना है कि आपके आज के दिन जिस कंपनी में जितने शेयर्स हैं उसके फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कंपनी ये मानती है कि वो शेयर सर्टिफिकेट आपने खो दिए हैं या वो मिसप्लेस हो गए हैं कहीं ना कहीं पे, तो आपको डुप्लीकेट शेयर्स का कंप्लायंस पूरा करना पड़ता है, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि एफिडेविट देने पड़ते हैं, इंडेमनिटी बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, श्योरिटी बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं, FIR करानी पड़ती है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है। तो ये लगभग 2-3 महीने लंबा प्रोसेस है। जब ये हो जाता है तो डुप्लीकेट शेयर्स के कंप्लायंसेस कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा, इस प्रोसेस में टाइम कितना लग सकता है? एक अगर किसी के पास वो डॉक्यूमेंट्स उसके खो गए हैं मान लीजिए, या किसी अगले बंदे को भी मिले हैं जिसकी आप कह रहे हैं कि एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट का अगर आपके उससे ऊपर अगर वो वैल्यू चली जाती है तो आपको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, तो उसमें कितना समय तक लग सकता है? अगर शेयर होल्डर जिंदा हैं तो सारा प्रोसेस कराने में लगभग 6 महीने से 12 महीने का टाइम लग सकता है। अगर सब कुछ आपने एफिशिएंटली किया है, फटाफट फॉलोअप किया है और सारी डॉक्यूमेंटेशन सही की है, अदरवाइज़ ये प्रोसेस थोड़ा लंबा भी खिंच सकता है। अगर शेयर होल्डर की डेथ हो गई है और आपको कोर्ट प्रोसेस कराना है तो लगभग 1 साल का टाइम कोर्ट प्रोसेस कराने में लगता है और लगभग 1 साल का टाइम उसके बाद वो शेयर्स डिसीज शेयर होल्डर से अपने नाम पे ट्रांसफ़र कराने में लगता है। तो लगभग 2 साल का टाइम लग जाता है उस काम को कराने में।
ओके और अगर किसी ने विल ना बनवाई हो उस चीज़ की कि मान लीजिए कोई बिना विल छोड़े वो शेयर्स उनको भी नहीं मिले या वो भूल गए, कुछ भी हो गया कि मान लीजिए वो जब उनकी डेथ का टाइम हुआ उस वक्त वो भूल गए, और नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि इंडियन हाउस होल्ड्स में कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो नॉर्मली कोई विल बनाता होगा। अब थोड़ा बढ़ रही हैं इस तरफ लोग, लेकिन पहले तो शायद कोई भी नहीं, बहुत कम ही लोग थे जो विल की तरफ जाते थे कि हम अपनी विल बना लें या ऐसा कुछ कर दें कि ये इसको देना है, इसको देना है। बट अब वो कॉन्सेप्ट थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो पहले के मुकाबले जब विल होती ही नहीं थी तो लोग कैसे वो चीज़ डिफाइन कर पाएंगे, कैसे उस चीज़ को वहाँ जाके क्लेम ही कैसे कर पाएंगे कि हम ये हमारे ही हैं शेयर्स? देखिए, जहाँ पर विल है वहाँ पर फैमिली की अगर अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली मेम्बर्स की, तो वो उस विल के अकॉर्डिंग उन शेयर्स को जिनके नाम पर वो शेयर्स छोड़ के गए थे उनके नाम पर ट्रांसफ़र करा सकते हैं आफ्टर ड्यू प्रोसेस। कुछ स्टेट्स के अंदर प्रोबेट का प्रोसेस होता है, उस विल को प्रोबेट कराना पड़ता है, एक ठप्पा लगवाना पड़ता है कोर्ट से कि ये विल जेन्युइन विल है और उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो वो प्रोसेस कोर्ट के थ्रू करवाना पड़ता है। कुछ जगहों पे नॉर्मल विल भी एक्सेप्ट हो जाती है। तो जिस केस में विल है उस केस में अगर फैमिली में कोई इश्यूज़ नहीं है तो उस विल के अकॉर्डिंग वो शेयर्स आगे ट्रांसमिट हो सकते हैं। जहाँ पर विल नहीं है और फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट है तो जब तक वो फैमिली का डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा कोई उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकता। बट अगर फैमिली में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है तो एक कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है वो लेना पड़ता है लीगल एयर्स को, और जब वो ऑर्डर मिल जाता है उस ऑर्डर के बेसिस पे वो शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जी बिल्कुल। सर मैंने एक केस स्टडी तो आपको बता दी कि जो शेयर्स गुम हो जाते हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको पता होता है कि लाइक उनको मिल गए डॉक्यूमेंट्स, उनको ये भी पता है कि इनको हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अब हम इन्हें कन्वर्ट कराना चाहते हैं। वो नॉलेजेबल ज़रूर हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट प्रोसेस की नॉलेज नहीं है कि उन्हें फर्स्ट स्टेप में कहाँ जाना है, उसके बाद उन्हें क्या प्रोसेस करना है उस फिज़िकल को उस इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कराने के लिए। तो क्या हम उस वो स्टेप बाय स्टेप आप एक बार हमें समझा सकते हैं? जी, सबसे पहले मैंने बताया आपको अपनी इन्फॉर्मेशन कोलेक्ट करनी है किस कंपनी में कितने शेयर्स हैं और उनके शेयर सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने हैं। उसके लिए हमें कंपनी वाइज जाना पड़ेगा। उसके बाद लिए आपको कंपनी वाइज जाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा पिछले 15-20 सालों में जब से आपने शेयर्स रखे हैं क्या कंपनी ने कोई बोनस शेयर्स या कोई शेयर्स का स्प्लिट किया है, तो आपके पास सारे शेयर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं हैं तो कंपनी के रजिस्ट्रार्स होते हैं, RTA बोलते हैं उनको, RTA को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है और अपनी डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है और फिर कंपनी कंफर्म करती है कि आपके इतने शेयर्स हमारे रिकॉर्ड्स में शो कर रहा है, और फिर आपको टैली करना पड़ता है कि आपके पास उनके शेयर सर्टिफिकेट्स हैं या नहीं हैं। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आपके नेम में कोई मिसमैच ना हो। कुछ केसेस में क्या होता है, शेयर्स शादी से पहले लिए, फॉर एग्जांपल फीमेल्स के केस में नाम चेंज हो गया, आज के दिन डॉक्यूमेंट्स में नाम कुछ और है, तो वो शेयर्स डायरेक्टली डीमैट नहीं हो सकते। पहले आपको नेम चेंज कराना पड़ेगा। अगर कोई मेजर मिसमैच है तो एक गेजेट नोटिफिकेशन होता है वो कराना पड़ता है। अगर छोटा मोटा नेम मिसमैच है तो एफिडेविट देके भी काम चल सकता है। तो आपको ये इस तरह की दिक्कतें ढूंढनी पड़ेंगी कि आपके नेम में कोई मिसमैच तो नहीं है आज के दिन जो डॉक्यूमेंट्स में है उससे। उसके बाद आप वो शेयर्स को अपने ब्रोकर के पास, जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट है, वहाँ पे आप सबमिट करेंगे डीमैट करने के लिए, तो ब्रोकर उसको आगे भेजेगा कंपनी के पास डीमैटेरियलाइजेशन करने के लिए। ये प्रोसेस लगभग 1 महीने लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर सारी चीज़ें ओके होंगी, सारी चीज़ें मैच कर रही होंगी, आपके नेम में कोई इशू नहीं है, सिग्नेचर्स टैली हो गए, तो वो शेयर्स डीमैट होकर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। तो सर अगर मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हैं और उनका जो डिविडेंड है, अगर मैं पुराने ज़माने की बात करूं तो जब फिजिकल फॉर्म में डिविडेंड्स आते थे उस वक्त अगर मान लीजिए मेरे पास मेरे डिविडेंड के चेक्स पड़े हैं लेकिन फिर भी मुझे उन्हें इन कैश कराना है और मैंने अपना वो वाला अकाउंट बंद करा दिया जो उससे लिंक्ड है, तो क्या मैं उन्हें दूसरे अकाउंट में इनकैश करा सकती हूँ? और एट द सेम टाइम अगर वो डिजिटली मैं बात करूँ तो उसी चीज़ को अगर मैं डिजिटली देखूँ कि मान लीजिए मेरे शेयर्स हैं उन पर डिविडेंड आ रहा है और मैंने वो लिंक्ड अकाउंट बंद करा दिया, तो क्या मैं तब भी उनको क्लेम कर पाऊंगी? देखिए, अगर शेयर होल्डर अलाइव हैं और सिर्फ एक अकाउंट था जो बंद हो गया है तो आप वो सेम डिविडेंड चेक अपने दूसरे अकाउंट में लगा सकते हैं अगर आपके पास चेक वारंट पड़े हैं और वो चेक वारंट वैलिड है। अगर उनका टाइम निकल चुका है तो आपको कंपनी से उनको रीवैलिडेट कराना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने उसको नए बैंक अकाउंट में लगा सकते हैं। अगर आपका डिविडेंड ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता था, मान लीजिए आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में है और डीमैट अकाउंट आपका एक बैंक अकाउंट से लिंक है, तो डिविडेंड्स ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट में आता है। मान लीजिए अब वो बैंक अकाउंट बंद हो जाता है तो आपको अपना डीमैट अकाउंट को नए बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा,
तो वो डिविडेंड ऑटोमेटिकली नए बैंक अकाउंट में आने लग जाएगा। तो सर जैसे कि एनआरआईज की बात कर लेते हैं कि जिनकी इन्वेस्टमेंट इंडिया में थी, ठीक है, वो अमीर हो गए, वो एनआरआई बन गए, वो बाहर चले गए। अब वो बाहर से उनको याद आया कि उनकी कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है यहाँ पे, अब उनको क्लेम करना है। वही अनक्लेम वाला प्रोसेस तो मैं समझ गई, लेकिन एनआरआईज के लिए क्या कुछ स्पेशल है इसमें? क्या उनको फिर से इंडिया आना पड़ेगा उसको क्लेम करने के लिए? क्योंकि आई गेस ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए उनके लिए कि क्या हमें फिर से इंडिया आना पड़ेगा? आप सही कह रहे हैं, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे लोगों की हैं जो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं और ग्लोबली अलग अलग जगहों पे लोकेटेड हैं। तो उन केसेस के अंदर उनको इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर वो इंडिया किसी और काम से आ रहे हैं तो उस टाइम पे इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जा सकता है। अगर वो इंडिया में होंगे तो प्रोसेस थोड़ा जल्दी होगा, बट उनको स्पेशली इस काम को कराने के लिए इंडिया आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नोटराइजेशंस या अटेस्टेशंस कंपनीज या गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड हैं वो उनको यूएसए से करा के इंडिया में भेजनी पड़ेंगी एज़ पर इंडियन रेगुलेशंस। तो एनआरआईज़ को आने की ज़रूरत नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो एनआरआईज़ के लिए टारगेटेड हैं या एनआरआईज़ के केसेस में चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर कोई फॉरेन सिटीज़न है, अगर हम यूएस सिटीजन्स की बात करें तो यूएस पासपोर्ट, एक ओसीआई कार्ड होता है या पीआईओ कार्ड होता है, उनको वो चाहिए होगा। साथ में उनको एक एनआरओ या एनआरई बैंक अकाउंट और उससे लिंक्ड एक डीमैट अकाउंट रिक्वायर्ड होगा। ये उनको अलग से एनआरओ, एनआरई बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे अगर उनके पास ऑलरेडी नहीं है तो, क्योंकि ये शेयर्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिर्फ डीमैट अकाउंट में आ सकते हैं। और बाकी सारा प्रोसेस उनका वही रहेगा? बाकी प्रोसेस सेम है, बाकी प्रोसेस लगभग सारा सेम है, बस उनको वहाँ से अलग से नोटराइजेशंस या अटेस्टेशंस करवानी पड़ सकती हैं वहाँ की एम्बेसी से या पब्लिक नोटरी से, जैसे जैसे कंपनी की रिक्वायरमेंट रहती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ अपनी इतनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और हाँ, अगर आप ये देख रहे हैं और आपके पास भी ऐसे कोई शेयर्स हैं, ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में आपको पता है और आप क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको पता नहीं है आपको कैसे ढूंढनी है, वो सब जानकारी तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं जो आपको हमसे पूछने हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स के साथ साथ आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जिस पर हम आपकी कॉल रिसीव करके आपके वो सवाल अपने अगले एपिसोड में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।